ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टडी वेरी वेरी हार्ड। हम लोग मेन ग्रुप एलिमेंट्स कर रहे हैं, काफ़ी क्लासेस कर चुके हैं, काफ़ी पेशेंस के साथ कर रहे हैं। तो अभी 3 फैमिलीज़ रह रही हैं, तो उसमें जल्दबाजी क्यों। मैं पहले एक्चुअली स्टार्ट करने जा रही थी, मैंने बोला था कि इंटर हैलोजन कंपाउंड कराऊंगी क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। बट अगर मैंने एक गो थ्रू किया जब मैंने अपने नोट्स को, तो मैंने देखा कि ऑक्सीजन फैमिली जो है ना, उसके कुछ कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपना ऑक्सो एसिड्स और सल्फर करवा दिया था जो कि इंपॉर्टेंट था, बट ऑक्साइड ऑफ सल्फर, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर और अपना क्या कहते हैं ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रिलेटेड टू ऑक्सीजन फैमिली। क्योंकि इसी अगर आप ध्यान से देखोगे ना इधर, तो आप ये देख रहे होगे सिग्मा डेल्टा सिग्मा, है ना। तो ये से ही क्वेश्चन आया था इस बार, अगर किसी ने ये पढ़ा हुआ था, ठीक है, उसके लिए वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इजी था, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी उसने पढ़ा हुआ था, डायटोमिक का उसने मॉलिक्यूलर टर्म सिंबल पढ़ा हुआ था, और थोड़ा सा उसको आइडिया था मेन ग्रुप एलिमेंट से, तो वो क्वेश्चन उसने आराम से इजीली कर लिया होगा। CSI नेट जून 2020 का जो क्वेश्चन आया था, तो इसीलिए मैंने सोचा एक आपको ब्रीफ हल्का बेसिक जो है 2 क्लासेस में ख़त्म करेंगे, फिर हम लोग हेलोजन फैमिली और नोबल गैस फैमिली स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ग्रुप 16 दैट इज ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम, दीज आर द मेंबर्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, हमें पता है ऑक्सीजन इज गैस और जितनी होते हैं वो सॉलिड होते हैं। ठीक है, हमें पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन सबसे ज़्यादा एलोट्रॉप्स बनाता है। अभी हमने फॉस्फोरस के भी एलोट्रॉप्स पढ़े। इसी तरीके से सेम वे जो सल्फर है ना, उसके सेकंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोट्रॉप्स हैं आफ्टर कार्बन। IIT जैम में ये क्वेश्चन आया था कि कार्बन के बाद अगर पीरियोडिक टेबल में कोई मेंबर है जो सबसे ज़्यादा एलोट्रॉप्स बनाता है, तो वो कौन है, तो वो आंसर होना था सल्फर। तो सल्फर जो है सबसे ज़्यादा सेकंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोट्रॉप्स बनाता है इन पीरियोडिक टेबल आफ्टर कार्बन। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखो कैटिनेशन की बात करें, जैसे हम लोग कार्बन फैमिली में करते थे, जैसे जैसे नीचे जाते थे कैटिनेशन की जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज होती थी, क्योंकि जो एक्सेस मतलब कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है और अपना सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है दिस लेड के बीच में जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड एनर्जी कम होती जा रही थी, वो उतना बॉन्ड स्ट्रांग नहीं होता था, और जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतनी ज़्यादा वो लंबी ऑफ चेन बना सकता है। कैटिनेशन की ये मेन फॉरमोस्ट कंडीशन है। तो इसी तरीके से जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे कैटिनेशन की पावर डिक्रीज होगी, क्योंकि अपने एटम्स बड़े बड़े हो गए, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, बॉन्ड उसको तोड़ना बहुत आसान है, छोटी लकड़ी बड़ी लकड़ी, छोटी लकड़ी को तोड़ना मुश्किल, बड़ी लकड़ी को तोड़ना आसान। तो इन द सेम वे इसको तोड़ना मुश्किल, इसको तोड़ना आसान होगा, तो इसलिए वो कैटिनेशन ऑब्वियस कम होता चला जाएगा एज मूव डाउन द ग्रुप। ठीक है, हमें मैक्सिमम हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जैसे एस है, एस हमारा किस फॉर्म में रहता है, S8 की फॉर्म में रहता है। हम ग्रुप थ्योरी में पढ़ते हैं क्राउन ईथर, जैसे क्राउन ईथर पढ़ते हैं, इसी तरह क्राउन सल्फर भी होता है। ठीक है, तो ये जो है बहुत लंबी चेन्स बना सकता है। अब अगर हम बात करें एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन, हमें ना 2 एलोट्रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन के और सल्फर के। ऑक्सीजन के जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो डाइऑक्सीजन है। ओजोन तो हमें जनरली पता है, उसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डाइऑक्सीजन की। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं डाइऑक्सीजन की बात करूँ तो देखो डाइऑक्सीजन हम कैसे बनाते हैं, ओ बना देते हैं, यहाँ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई ऐसी स्पीसीज आपको दे रखी है और आपसे पूछा जाए कि ये बता दो कि ये डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को देखूँ तो लोन पेयर ये भी सबके सब पेयर्ड हैं। तो अगर मैं सिर्फ इसके स्ट्रक्चर को देखूंगी तो मैं इसे कह दूंगी दैट इट इज़ डायमैग्नेटिक। बट हमें पता है हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करते हैं, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से ही रिजल्ट आया था कि नो, डाइऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन इज नॉट डायमैग्नेटिक, इट इज़ पैरामैग्नेटिक। कैसे, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी करते हैं, हमारा यहाँ पे सिग्मा होता है, यहाँ पे पाई होता है, फिर यहाँ पाई स्टार होता है और यहाँ पे हमारा सिग्मा स्टार होता है। ये हमारा सिग्मा स्टार, ये मेरा पाई स्टार, ये मेरा पाई और ये मेरा सिग्मा। ठीक है, ये पूरे तरीके से फिल्ड होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स है ना। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है। क्योंकि यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा पाई स्टार में आ रहा है, सो इट इज़ पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक है, ये इसका क्या हो जाएगा, होमो, और ये इसका हो जाएगा लूमो। सिग्मा स्टार विल बी इट्स लूमो। और अगर मैं अभी भी बात करूँ क्या ये वाले इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकते हैं, यस। तो पाई टू पाई स्टार एक्साइटेशन अभी भी पॉसिबल है।
तो आप सिंपल सी बात करें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को अगर हम देखते हैं तो बिकॉज दे हैव अ अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पाई स्टार दैट इज होमो ऑफ ऑक्सीजन, सो इट इज पैरामैग्नेटिक। अब आते हैं कि ये कलरलेस होता है, मतलब अगर गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन अगर गैसियस फॉर्म में है तो ये कलरलेस होती है। बट अगर लिक्विड और सॉलिड स्टेट की बात करें तो ये ब्लू कलर का होता है। पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि गैसियस में तो ये कलरलेस है, पर लिक्विड और सॉलिड में जो है ये ब्लू कलर का है। क्यों? क्योंकि देखो गैसियस में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार अपार्ट टू ईच अदर, तो उनके अंदर जो एनर्जी होती है वो बहुत ही कम होती है, काइनेटिक एनर्जी बहुत उनके अंदर कम है, वो दूर दूर है, तो जिसके वजह से एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मैं कह रही हूँ यहाँ पे कि ये इलेक्ट्रॉन अभी भी चाहे तो यहाँ जा सकता है, ये इलेक्ट्रॉन चाहे तो अभी भी यहाँ जा सकता है, और पाई टू पाई स्टार एक्साइटेशन पॉसिबल है। और अगर इफ पाई टू पाई स्टार एक्साइटेशन पॉसिबल है और एक्साइटेशन से ही कलर आते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन कम बैक करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन जो है अपना कलर एमिट करेगा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ पाई टू पाई स्टार एक्साइटेशन, ठीक है, ये ब्लू कलर का होता है इन लिक्विड एंड सॉलिड से। गैशियस में नहीं होता क्योंकि जो एटम्स हैं दे आर वेरी फार अपार्ट टू ईच अदर, उनकी इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये लिक्विड और सॉलिड स्टेट में ब्लू कलर होता है बिकॉज ऑफ द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई टू पाई स्टार, ठीक है। जो इसके बाद इस पूरे पार्ट के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, ये हमने पेरिसाइक्लिक, अगर आपने बहुत अच्छे से देखा होगा मेरा, तो मैंने वहाँ पे ये रिएक्शन कराई है। और आप एक और चीज़ जानते हैं कि रोज बंगाल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर इसका आता है तो पेरिसाइक्लिक से ही आता है। होता क्या है, ये देखो, ये मेरी क्या है, डाइईन, और O2 मेरा क्या है, डाइइनोफाइल, ये मेरा है डाइइनोफाइल। अब क्वेश्चन आता है कि मैम ये डाइइनोफाइल कैसे है, O2 मेरा डाइइनोफाइल कैसे, इसके बारे में अभी बात करेंगे। पहले ये ऐसी रिएक्शन देता है, ये हमारा प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे हम रोज बंगाल यूज करते हैं। रोज बंगाल इज अ फोटोसेंसिटाइजर, अगर आपको नहीं पता है तो आप ये लिख लेंगे, इट इज़ अ फोटोसेंसिटाइजर। अगर फोटोसेंसिटाइजर लिखा है तो ठीक है, नहीं तो रोज बंगाल लिखा है, ये एक्साइटेशन कराता है, इलेक्ट्रॉन को प्रोमोट कराता है एक्साइटेशन, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन होती है 4+2 एडिशन होती है तब हम इसमें रोज बंगाल यूज करते हैं। अब क्वेश्चन आता है क्यों, ये ऐसा क्यों हो रहा है और ये क्यों डाइनोफाइल की तरह काम करता है, ठीक है। चलो बात करते हैं। अब हमने देख लिया कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करता है पाई स्टार में, किस में एंटर करता है, पाई स्टार में, दिख गए हमारे को। अब हमने क्या किया, एक इधर दे दिया, एक इधर दे दिया, ठीक है। अब अगर मैं यही चीज़ कहूँ आपको कि अगर एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, जैसे ये मेरा पाई स्टार है, ठीक है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ पे चला गया, ठीक है। अब मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इसका स्पिन ऐसा है और दूसरे वाले का स्पिन ऐसा है, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ा है कि दोनों के स्पिन ऊपर ही हो, मतलब ये भी हो सकता है कि दोनों के ऊपर हो नीचे हो, वो तो एक ही बात हो गई, एक ऊपर एक नीचे भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है, ये यहाँ पे ये वाला मत लिखो क्योंकि ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये ऐसा हो सकता है, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों के दोनों एक ही ऑर्बिटल में आ जाए। भी हमें थोड़ी ना पता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हैं तो वो कौन सी स्पिन में जा रहा है। 3 पॉसिबिलिटी, देयर कैन बी 3 पॉसिबिलिटी, जो पाई स्टार है उसके 3 पॉसिबिलिटीज है, 1, 2 एंड 3, कि ऐसा हो और या तो ऐसा हो। अगर आप इन तीनों को ध्यान से देखो और मुझे अगर लूमो बनाना हो कि मैंने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया और मुझे अगर लूमो बनाना हो तो इन तीनों में से आप किसको बनाओगे, ऑब्वियसली बात है इसको बनाओगे क्योंकि इसकी पूरी की पूरी वेकेंट ऑर्बिटल है। तो वेकेंट ऑर्बिटल है, इसीलिए ये वाली जो इसे बोलते हैं सिगलेट अंडरगो डील्स अंडर रिएक्शन, ये आप निकाल लेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। अगर आप लोगों को टर्म सिंबल निकालना आता है आप निकाल लोगे इसका बहुत आराम से टर्म सिंबल। इसी का क्वेश्चन आया था, इसकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है, ठीक है। इसका है 3 सिग्मा जी, ये डेल्टा जी, सिग्मा जी, ये क्योंकि यहाँ पे वी हैव अ लूमो ओवर हेयर, सो इट विल, यहाँ पे मैंने ये लिखा है डेल्टा 1G, ये टेप पार्टिसिपेट करता है इन अ डील्स एल्डर रिएक्शन, इसीलिए इट विल एक्ट एज अ डाइइनोफाइल बिकॉज इट इज हैविंग अ लूमो, ठीक है। नेक्स्ट बात ये आती है कि ये 3 पॉसिबिलिटी थी, ठीक है। अब क्वेश्चन यही आता कि हमें फोटोसेंसिटाइजर की क्यों ज़रूरत थी, क्योंकि अब ये है हमारा एक्साइटेड स्टेट, ये लूमो है और एक्साइटेशन करा रही है पाई टू पाई स्टार में,
ठीक है, तो ऑब्वियस एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो इसीलिए हमारा ये है हमारी सारी की सारी एक्साइटेड स्टेट, 3 एक्साइटेड स्टेट है। और ग्राउंड स्टेट हमारी कौन सी है? ग्राउंड स्टेट है हमारी पाई। हमें इसे एक्साइटेड कराना है, इसीलिए वी नीड अ फोटो सेंसिटाइजर। तो बातें समझ में आ गई, 2 बातें हमें समझ में आई कि फोटो सेंसिटाइजर इसलिए चाहिए क्योंकि O2, अगर मैं सिंपल O2 की बात करूं तो O2 जो होता है वो ग्राउंड स्टेट में होता है। अगर मुझे उसको एक्साइटेड स्टेट में लेकर आना है तो ये 3 मेन पॉसिबिलिटी है, उसमें से यही दी बेस्ट है क्योंकि ये हमारा है लूमो। इसलिए 1 डेल्टा जी जो है वो अंडरगो करता है डील्स एल्डर रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से आ सकता है ये और ये, ठीक है, तो ये आप आराम से निकाल लोगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर मैं इन 3 एक्साइटेड स्टेट में मैं आप ही से क्वेश्चन पूछूं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है और सबसे कम एनर्जी किसकी है, कैसे फाइंड आउट करते हैं? कोऑर्डिनेशन अच्छे से हमने पढ़ा है। अगर जिसकी भी मल्टीप्लिसिटी सबसे ज़्यादा होती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, वो हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेते हैं। यहाँ मल्टीप्लिसिटी है 3, यहाँ 1, यहाँ 1, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? अगर एक्साइटेड स्टेट में देखें तो दिस विल बी द ग्राउंड एनर्जी। ये मेरी है ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है। अब इन दोनों में अगर मैं बात करती किसकी एनर्जी ज़्यादा और किसकी कम, इसके बाद हम ये देखते हैं। अब ये तो यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी है, अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है उसके बाद हम क्या देखते हैं? एल वैल्यू, और एल वैल्यू ज़्यादा किसकी है? डेल्टा की, क्योंकि सिग्मा पाई डेल्टा, तो डेल्टा, तो ये हो गया लोअर एनर्जी। तो अगर इन तीनों को अगर मेरे को लगाना हो तो सबसे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा जी 1 प्लस इसकी सबसे ज़्यादा, फिर डेल्टा 1G और सबसे कम सिग्मा G -3, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, ये समझ में आ गई डील्स एल्डर रिएक्शन। अब आते ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अभी हमने कहा दैट इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पर अगर मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हाई प्रेशर अप्लाई करूँ, कोई भी चीज़ पे हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हमें पता है कि उनके इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली पेयर्ड हो जाते हैं। तो अगर मैं इस पर हाई प्रेशर अप्लाई करती हूँ तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू O2 का 4, दैट इज सॉलिड, और ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रॉम पैरामैग्नेटिक टू डायमैग्नेटिक, और जो ब्लू कलर था नाउ गेट कन्वर्टेड टू रेड कलर। अब इसका कलर क्या हो गया? रेड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा O2 का 4 है, O2 4 का मतलब हमारे कितने ऑक्सीजन हो गए? 8, 1 2 3 4 5 6 7, एक क्यूब की तरह ये दिखाई देता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, अब देखो O2 4 हमारा है, अगर मैं इनको ज्वाइन कराऊँ, जैसे कि एक O2 में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था? पाई स्टार में सिंगल सिंगल था। अब एक O2 का कॉम्बिनेशन में दूसरे O2 के साथ कराऊँ तो कैसे होगा? देखो हमें क्या होता है, जितनी ऑर्बिटल्स हैं 1 2 3 4, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कितनी हो गई? 4, तो मॉलिक्यूलर जो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग कितनी होगी? 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग, तो ये मेरी बॉन्डिंग, ये मेरी एंटी बॉन्डिंग, टोटल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 1 2 3 4, ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप इसको देखोगे नाउ दे बिकम डायमैग्नेटिक। तो O2 का अगर 2 ऑक्सीजन्स को आपने कंबाइन कर दिया तो वो पैरामैग्नेटिक से कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे डायमैग्नेटिक में। तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है, तो गेट आने वाला है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है हमारे दिमाग में क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, अल्फा बीटा गामा, जो कि हम लोग पढ़ते हैं ना मोनोक्लिनिक डाइक्लिनिक, ये अब इसके ऊपर मूव ऑन करते हैं। तो गाइज अब स्टार्ट करते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। देखो एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, सबसे ज़्यादा एलोट्रॉप्स हैं सल्फर के ऑक्सीजन फैमिली में। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, गामा। अल्फा को क्या बोल देते हैं? ऑर्थोरोम्बिक, इसको बोलते हैं मोनोक्लिनिक, इसे बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल सल्फर। इनकी जो यूनिट होती है ना, इन तीनों की ही S8 में ही ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लास्टिक सल्फर, साइक्लो H सल्फर, और हाई टेम्परेचर का सल्फर जैसे H2 H3 S4 एक्सेट्रा। ये तो चलो नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वो है ये वाला, विस्कोसिटी और टेम्परेचर का ग्राफ। जैसे हम जनरली अगर बात करें वाटर की और हनी की, अगर हम नॉर्मली विस्कोसिटी हनी की बहुत ज़्यादा होती है ना,
ठीक है। अगर हम इनको हीट करना शुरू करें, हनी की बात करते हैं, हनी को हीट करना शुरू करें, क्या होता है बताओ, विस्कोसिटी बढ़ती है कि घटती है? ऑब्वियस ही बात है, जब क्या कहते हैं जैसे ही उसको एनर्जी मिलेगी मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाना शुरू कर देंगे, और जैसे ही मॉलिक्यूल दूर दूर जाना शुरू कर देंगे उनका जो गाढ़ापन है, देखो विस्कोसिटी मतलब होता है गाढ़ापन, वो ऑब्वियस है वो लाइट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूल दूर होने शुरू हो गए। मीन्स हम अगर बात करें एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द विस्कोसिटी विल डिक्रीजेज, मतलब ग्राफ होना चाहिए था कुछ ऐसा कि भाई डिक्रीज कर रही है, ठीक है ना, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाया विस्कोसिटी घट रही है। पर अगर हम यहाँ पे ग्राफ को देखें और ध्यान से अगर आप देखो, यहाँ से आप स्टार्ट करो कि पहले क्या हो रहा है, कम हुई, फिर एकदम राइज की, फिर कम हुई, मतलब इसमें कुछ और अलग तरीके की बात चल रही है। तो होता क्या है देखो, जो इनिशियली अगर हम बात करें एसिड 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 के इतने सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ थे, बहुत ज़्यादा गाढ़ा था सोल्यूशन, पर जैसे जैसे मैंने इसको हीट किया, हमें पता है ये क्राउन की फॉर्म में होता है ना, हम लोग ग्रुप थ्योरी में पढ़ते हैं, बिल्कुल क्राउन की तरह होता है, इस तरीके कैसा होता है ना, ऐसा 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 क्राउन की तरह होता है। तो जैसे हमने हीट की, ये क्राउन टूट गया, ब्रेक होने लग गया, एक सिंपल सी सबकी एक चेन, लीनियर चेन बनती है। तो लीनियर चेन बनी तो ऑब्वियस है विस्कोसिटी डिक्रीजेस। अब क्या हुआ, फिर हमने हीट किया तो ये क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स फिर से कंबाइन करते हैं, S16 और S24 इन दो यूनिट्स में फिर से एग्जिस्ट करते हैं, तो विस्कोसिटी इंक्रीजेस। फिर जब हीट करते हैं तो ये पूरी तरीके से यूनिट टूट जाती है और ये सल्फर 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 फॉर्म में हो जाती है, जिसका मतलब है इट विल डिक्रीजेस। तो ये वाला इंपॉर्टेंट ग्राफ है कि अगर ग्राफ आ सकता है कि सल्फर के लिए अगर हम एलोट्रॉप ऑफ सल्फर की बात करें तो विस्कोसिटी वर्सेस टेम्परेचर का क्या ग्राफ होना चाहिए और व्हाट इज द रीजन, तो रीजन इज दिस, ठीक है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, दैट वी हैव ऑलरेडी डन, है ना, हमारी प्रीवियस क्लास ही अपना आया था ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ठीक है। ये हाइड्राजीन से जो पहले की क्लास थी उसमें मैंने ये पहले से कराया गया, और सल्फर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड्स बनाते हैं, ठीक है, वो हम कर चुके हैं। अब इम्पॉर्टेंट, इसको कर लो इम्पॉर्टेंट। देखो क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, चाहे हाइड्रोलिसिस था, हमने बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट सीखे मेन ग्रुप एलिमेंट्स में, मैंने क्या बताया कि किसी का भी बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन कहीं से भी आए, अगर आपके कॉन्सेप्ट बूस्ट अप हैं, अच्छे हैं, आप वो कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। सेम है, अगर मैं बात करती हूँ, देखो ऑक्साइड्स तो चलो हम नॉर्मल याद करते हैं, देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आता, क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्ट से। देखो अगर हम बात करें, अभी हम कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, सबसे पहले बात करें तो ये सल्फर स्पेशली अच्छे ऑक्साइड्स बनाता है, हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड भी इसी के हैं, एलोट्रॉप्स भी इसी के हैं, ऑक्साइड्स भी इसी के हैं। ये जनरली MO2 MO3, मतलब अगर सल्फर की बात करें तो SO2 SO3 ये जनरली बनाता है, और ये तीनों भी देखने को मिलते हैं, S2O S8O S7O, और ये क्राउन की तरह होता है, डबल बॉन्ड O इसका होता है। अगर यहाँ पे हमारा सल्फर देखो, यहाँ पे 7 है, यहाँ 8 है, मतलब ये स्ट्रक्चर हो गया S8O का, एक कम कर देना S7 का हो जाएगा, और कम कर देना तो S2O का हो जाएगा, ठीक है। जो मेन बात आती है मोनोमेरिक और पोलोमेरिक, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपने ये बहुत अच्छे से देखा होगा कि मोनोमर्स कौन एग्जिस्ट कर सकते हैं, पॉलीमर कौन एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो मोनोमर वो बनाता है जो अगर बॉन्डिंग जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग है, फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, सल्फर सल्फर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो अगर ये इनके बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली वो टूटेंगे नहीं, और अगर वो टूटेंगे नहीं तो पॉलीमर तो वो नहीं बनाने वाले। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर किन्हीं भी दो एटम्स के बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं तो दे विल एग्जिस्ट एज मोनोमर, एंड इफ दे हैव अ वीक बॉन्ड तो दे विल एग्जिस्ट इन अ पॉलीमर फॉर्म। तो आप खुद एक बात बताओ, हम अभी बात कर रहे थे सल्फर सेलेनियम टोलेरियम पोलेरियम तक नीचे तक जा रहे थे, आप खुद बताओ जैसे जैसे नीचे आते कैटिनेशन की पावर डिक्रीज हो रही थी, ऑब्वियस कैटिनेशन की पावर कम होने का मतलब है उनके बॉन्ड कम वीक हैं, काफ़ी कम है, तो पॉलीमेरिक फॉर्म में कौन ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा, नीचे वाले, और ऊपर वाले किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, मोनोमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो यहाँ पे, SO2 अगर लिखा हुआ है, SeO2 लिखा हुआ है, टेलीरियम O2 और पोलेनियम O2, मैं तो O2 की बात कर रही हूँ, MO2 की बात कर रही हूँ, तो ये तीनों आपके सामने लिखे हुए थे, तो कौन पॉलीमेरिक फॉर्म में होगा, ऑब्वियस दिस विल बी इन पॉलीमेरिक फॉर्म, क्योंकि इनके बॉन्ड्स है काफ़ी वीक, तो ये तो पॉलीमेरिक में ही होते हैं, ये मोनोमेरिक फॉर्म में होता है, ये हमारे दोनों फॉर्म में होता है, मोनोमेरिक में भी और पॉलीमेरिक में भी। गैशियस स्टेट है, मॉलिक्यूल काफ़ी दूर दूर है, अपनी अपनी यूनिट है, तो दे विल फॉर्म अ मोनोमर फॉर्म, और
अगर सॉलिड स्टेट है दे विल फॉर्म अ पॉलीमेरिक फॉर्म। तो ये इनका यहाँ पे हमारा हो गया स्ट्रक्चर। देखो ये SO2, ये तो सॉलिड, चाहे गैशियस हो, ये मोनोमर रह रहा है, तो इसका स्ट्रक्चर तो ऐसे ही रहेगा। इसने दो फॉर्म बनाने हैं, मोनोमरिक और पॉलीमेरिक। पॉलीमेरिक फॉर्म है ये, ठीक है। ऐसी 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 लंबी लंबी यूनिट्स इसने पॉलीमेरिक फॉर्म में बना दी। इसने तो पॉलीमेरिक ही बनाना है। अब SO2 की बात हो गई, अब SO3 की बात करें तो SO3 में थोड़ा सा चेंजेस आते हैं क्योंकि एटम्स थोड़े से बढ़ गए, तो जिस वजह से क्या होता है कि गैशियस में तो ये मोनोमेरिक फॉर्म में होता है, सॉलिड में ये पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है। और पॉलीमेरिक फॉर्म में होता है तो दो फॉर्म में होता है, साइक्लिक एंड लीनियर। ये हो गई लीनियर चेन, ये हो गई हमारी साइक्लिक चेन। तो इसमें अगर आपका रीजन आ जाए फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में कि मोनोमेरिक फॉर्म में कौन एग्जिस्ट करता है, पॉलीमेरिक फॉर्म में कौन एग्जिस्ट करता है, तो सिंपल सी बात है, जिनकी पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होती है, ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होती है, वो एग्जिस्ट करते हैं मोनोमर में। और जिनकी ये पाई ओवरलैपिंग वीक होती है वो एग्जिस्ट करते हैं पॉलीमेरिक फॉर्म में। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे एटम्स बढ़ते जा रहे हैं, साइज बढ़ता जा रहा है, और साइज अगर बढ़ेगा तो पाई बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग होती है वो काफ़ी वीक हो जाती है। इसीलिए जो हम सेलेनियम पे जाते हैं या टेलिनियम पोलोनियम पे जाते हैं तो दे विल हैव अ पॉलीमेरिक फॉर्म। और यहाँ पे अगर हम सल्फर O3 की बात करें, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स बढ़ गए, तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी आ जाती है कि सॉलिड स्टेट में दे विल बी इन पॉलीमेरिक फॉर्म। इसी तरह सेलेनियम वाला इंपॉर्टेंट है। सेलेनियम का जो गैशियस फॉर्म है वो मोनोमर में रहता है, पर इसके भी दो चीज़ें हो गई कि ये साइक्लिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। तो ये था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि मैं ये कहती हूँ ये तो हल्का, आपने अगर एक बार पढ़ा हुआ है ना तो आपका कॉन्सेप्ट पक्का लग जाता है पेपर के टाइम पे। पेपर पे अगर आपकी रिवीजन उतनी अच्छी भी नहीं हुई पर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है ना, तो पेपर करना कभी भी CSI नेट का मुश्किल नहीं है। आप लोग मुझसे बहुत मतलब एक क्वेश्चन नहीं है, कम से कम बहुत सारे कमेंट्स हैं कि मैम प्लीज़ स्ट्रैटेजी बताइए, मैम प्लीज़ ये बताइए हाउ वी विल प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। सो देयर इज़ ओनली वन आंसर। देखो मैं फिर एक वीडियो बना दूंगी, फिर मैं वो कर दूंगी, बट इट इज़ ऑल अप टू यू हाउ टू प्रिपेयर योर एग्ज़ाम, है ना। कि मैंने यही बोला है, स्ट्रैटेजाइज जो होता है ना वो कॉन्सेप्ट को करो, कॉन्सेप्ट को अपने इतने स्ट्रांग बनाओ कि क्वेश्चन कभी भी आए कैसा भी आए आप उसको अप्लाई कर पाओ। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है ना तो आपके 60 मार्क्स, मैं बोल रही हूँ नेट में 60 मार्क्स इज नॉट सो टफ कि आपको 60 मार्क्स लेने मुश्किल है। जैसे बच्चों को सुनाते हैं ना किसी के 60 है 58 है, भाई आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग थे और उसी में आपने थोड़ी सी मेहनत डाल दी, हार्ड वर्क डाल दिया, क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए थे, खूब सारे नेट के क्वेश्चंस किए हुए थे, तो आपका अदर पार्ट भी 40 मार्क्स कवर, 100 अबव आ गया, यू आर इन अ सेफ हैंड। आपको कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर करो, रट्टा मत मारो, और जहाँ पे लर्न करना होगा वो मैं लर्न करने के लिए कहूँगी। अब जैसे इन द नेक्स्ट क्लास हम इसी के क्या करेंगे, हलाइट्स करेंगे, हाइड्रोलिसिस जो मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है H2O2। H2O2 की जो रिएक्शंस है ना वो एसिड बेस में भी आती हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आती हैं। 4 रिएक्शन है जो लर्न करनी जरूरी, जहाँ लर्न करने के लिए कहूँगी तो वो आपको लर्न करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इनके मिलते हैं, हलाइट्स, हाइड्रोलिसिस और अपना लास्ट बट नॉट द लीस्ट H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ। दिस इज फॉर दिस क्लास, थैंक यू सो मच।